नमस्कार। एएनबी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं नवीन पांडे। संसद में किसका स्पीकर हो और किसका डिप्टी स्पीकर, इसको लेकर सरकार और विपक्ष के बीच ठन गई है। नई संसद में सांसदों के शपथ ग्रहण काम पूरा होते ही अब स्पीकर पर घमासान तेज हो गया है। सभी दलों ने अपने सांसदों को व्हिप जारी करके कल लोकसभा में उपस्थित रहने का निर्देश जारी कर दिया है। एनडीए ने एक बार फिर कोटा से बीजेपी सांसद ओम बिरला को स्पीकर पद के लिए उतारा है, तो इंडिया गठबंधन ने 8 बार के कांग्रेस सांसद के सुरेश को मैदान में उतारने का ऐलान किया है। बड़ा सवाल यह है, आखिर स्पीकर पद को लेकर कई दशकों से जो सहमति की परंपरा चलती आ रही थी, वो इस बार क्यों टूटी? सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे पर परंपरा तोड़ने का आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी ने कहा, परंपरा रही है, स्पीकर अगर सत्ता पक्ष का होता है तो डिप्टी स्पीकर विपक्ष का होता रहा है। लेकिन सरकार विपक्ष को जगह देने को तैयार ही नहीं है। इस बार विपक्ष की संख्या मजबूत है, उसके बाद भी सरकार अपनी मनमानी कर रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राजनाथ सिंह को फोन भी किया था, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उधर सत्ता पक्ष की ओर से केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का बयान आया है कि विपक्ष शर्तें रख रहा है, डिप्टी स्पीकर कौन होगा वो तय करेगा। लेकिन शर्त वाली राजनीति ठीक नहीं है। स्पीकर तो सारे सदन का होता है, इसलिए दलीय राजनीति से ऊपर उठकर सोचना चाहिए। इन बयानों से साफ है, दोनों ही पक्षों की ओर से टकराव वाली भाषा इस्तेमाल हो रही है। विपक्ष जानते हुए भी उसके पास संख्या बल नहीं है, अपना उम्मीदवार उतार क्यों रहा है? क्या विपक्ष इस बार अपनी बड़ी हुई ताकत दिखाना चाहता है? इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। उससे पहले देख लेते हैं किसने क्या कुछ कहा। ऐसा है, लोकतंत्र की अपनी एक प्रणाली होती है। उसमें आज के दिन स्पीकर का चुनाव था। माननीय स्पीकर के पद के लिए सभी एनडीए के घटक दलों से चर्चा के बाद ऐसा तय हुआ कि माननीय ओम बिरला जी लोकसभा के माननीय अध्यक्ष के रूप में सेवा करें। और सुबह भी माननीय खड़गे जी से माननीय राजनाथ सिंह जी ने चर्चा करनी चाहिए, पर वो किधर व्यस्त थे, तो उन्होंने कहा कि वेणुगोपाल जी आपको बात करेंगे। लेकिन जब बालू जी और वेणुगोपाल जी से बात हुई, उसमें जिस प्रकार से एक पुरानी मानसिकता है कि हम डिक्टेट करेंगे टर्म्स को, उस मानसिकता को फिर से दिखाया गया कि नहीं, शर्त है कि पहले लोकसभा का उपाध्यक्ष कौन होगा वो पहले तय करें, फिर अध्यक्ष के लिए समर्थन मिलेगा। इस प्रकार की राजनीति को हम की निंदा करते हैं। और मुझे लगता है कि अच्छी परंपरा ये रहती कि लोकसभा निर्विरोध एक सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुनता, तो लोकसभा की भी मर्यादा अच्छी रहती, सभी पक्ष का उसमें योगदान रहता। और स्पीकर वैसे भी किसी सत्तारूढ़ पार्टी या विपक्ष का नहीं होता है, वो पूरे सदन का होता है। आज अखबार में लिखा है कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि ऑपोजिशन को कंस्ट्रक्टिवली सरकार के साथ कोऑपरेट करना चाहिए। ऑपोजिशन ने क्लियरली कहा है, राजनाथ सिंह जी का खड़गे जी को फोन आया, राजनाथ सिंह जी ने खड़गे जी से कहा, देखिए आप हमारे स्पीकर को सपोर्ट कीजिए। ऑपोजिशन, पूरी ऑपोजिशन ने कहा है, हमने सब के सब से बात की है, पूरे ऑपोजिशन ने कहा है कि हम स्पीकर को सपोर्ट करेंगे, मगर कन्वेंशन ये है कि डेप्यूटी स्पीकर ऑपोजिशन को मिलना चाहिए। राजनाथ सिंह जी ने कल शाम कहा था कि वो खड़गे जी को कॉल रिटर्न करेंगे। अभी तक राजनाथ सिंह जी ने खड़गे जी का कॉल रिटर्न नहीं किया है। तो मोदी जी कह रहे हैं कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन हो, और फिर हमारे नेता को इंसल्ट करा जा रहा है। तो नियत साफ नहीं है। नरेंद्र मोदी जी कोई कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन नहीं चाहते हैं, क्योंकि कन्वेंशन है कि डेप्यूटी स्पीकर ऑपोजिशन का होना चाहिए। और हमने कहा है, पूरे ऑपोजिशन ने कहा है कि अगर कन्वेंशन फॉलो किया जाएगा तो पूरा समर्थन स्पीकर के इलेक्शन में हम देंगे। तो ये मैं आपको क्लैरिफाई करना चाह रहा था। हाँ? अभी क्या स्टेटस है? यूपीए के समय में हमने दिया था। तो मेरा कहना है कि नरेंद्र मोदी जी कहते कुछ हैं
और करते कुछ हैं। यही इनकी फॉर्मूला है, यही इनकी स्ट्रेटजी है और इनको ये बदलना ही। अब ये सब सामने आ जाएंगी, सब चीजें सामने आ जाएंगी, सब सामने आ रही है अभी चीजें, अभी सब सामने आ रही चीजें। जो विपक्ष की मांग यही थी कि उपाध्यक्ष विपक्ष का हो, तो अभी ऐसे में राजनाथ सिंह जी ने कुछ बात की? जो हमारी राय पार्टी की है वो है कि उपाध्यक्ष विपक्ष का हो और बाकी बातें अभी सब सामने आ जाएंगी। आप लोग सपोर्ट करेंगे नहीं करेंगे? अभी सामने आपको दिखाई देगा इसी सीढ़ियों के बाद। I don't know. I am a probable candidate from India Alliance. So far, I am not getting any indication from India Alliance leaders. But at the same time, the speaker should be a consensus candidate because speaker is the non-political man, and also he is the speaker to all the members. So, in the tradition of the House, speaker is unopposed or unanimously elected. But so far, BJP side, they are not discussing with the opposition or India Alliance because they have to take initiative to consensus. So far, they are not taken any initiative to consensus for the post of speaker. So can we expect that opposition will also field a candidate in case there is no consensus on the speaker? That already clarified by the India Alliance leaders, because if speaker post will not be election, then deputy speaker will come to opposition. They already India Alliance clarified that our stand. लेकिन आज संसद चली और संसद में शपथ ग्रहण समारोह के दौरान जमकर राजनीति होती रही। स्पीकर पद को लेकर राहुल गांधी जी का बयान आया, राजनाथ सिंह जी का बयान आया, जो बताता है कि टकराव की नौबत आ चुकी है और कल 11 बजे संसद में स्पीकर पद का चुनाव होगा। देखिए, सर्वसहमति से ये किसी पक्ष का ये चुनाव नहीं होता है। स्पीकर का जो पद है वो पूरे सदन के लिए होता है। ऐसे में आज़ादी के बाद मुझे तो नहीं याद कि इस तरीके के पद को लेकर चुनाव हो, पर जिस तरीके से विपक्ष की इस बार भूमिका रही है और शर्तों के साथ जिस तरीके से विपक्ष सामने आया है कि आप डिप्टी स्पीकर के पद पर सहमति कीजिए, जबकि हम सब लोग उसके लिए चर्चा के लिए तैयार थे, पर उसके बावजूद शर्त रखना, उस पर अड़ना और इस तरीके से अपनी भूमिका को निभाना मुझे नहीं लगता कि उचित है। बहरहाल जीत सुनिश्चित है, अगर चुनाव ऐसा होता भी है उसमें कहीं कोई। तो एनडीए और इंडिया दोनों गठबंधनों के बीच संसद लगने की शुरुआत में ही टकराव की नौबत आ चुकी है। इन सब पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं जिनसे बात चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं आखिरकार सरकार किस तरह से काम कर पाएगी। तपोष पाल जी हैं, नेता बीजेपी का, आपका बहुत बहुत स्वागत है तपोष जी। अरशद रजा हैं, प्रवक्ता कांग्रेस का, आपका बहुत बहुत स्वागत है अरशद जी। सुमित मेहरोत्रा जी हैं, नेता टीएमसी का, आपका बहुत बहुत स्वागत है सुमित जी। और डॉक्टर सुशील कुमार शर्मा जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़े, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तपोष पाल जी आपके पास आना चाहूँगा। जिस तरह से पूरे दिन आज जो है राजनीति चली, हंगामा चला और स्पीकर पद का चुनाव होगा ये तय हो गया, परंपराएं टूटी हैं और विपक्ष कह रहा है इसका दोष आप पे बन रहा है। आखिरकार क्यों नहीं सहमति बना पाई सरकार? देखिए, दिक्कत विपक्ष में है। ये हर एक चीज को इस समय इस तरीके से लेके आना चाहती है कि वो सरकार के साथ एकदम दो हाथ करने के मूड में है। सुप्रिया सिन्हा अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताती है कि इस बार संसद में बहुत मजा आएगा। तो इनका देखिए, इनकी इंटेंशन है ही नहीं कि संसद ठीक से चले, ये देश ठीक से चले, यहाँ पे डिस्कशन अच्छे से हो। इनके दिमाग में इस समय बैठा हुआ है कि किस तरीके से हम डिरेल करें, प्रजातांत्रिक चीजों को चैलेंज करें और किस तरीके से दिखाएं कि ये अनस्टेबल है, ये गवर्नमेंट अनस्टेबल है। अभी तक ये कहते थे कि चुनी हुई सरकार को क्यों गिरा रहे, चुनी हुई सरकार को क्यों गिरा रहे। और हर दिन आप देखिए, हर एक टीवी चैनल पे इनके प्रवक्ता यही कहते हुए नजर आएंगे कि ये सरकार गिर जाएगी कुछ दिनों में। तो इसका मतलब ये जो है चुनी हुई सरकार को गिराने की कोशिश कर रहे हैं और उसके लिए हर एक भरसक प्रयास कर रहे हैं। ये बहुत दुखद है। एक चीज और बता दूं, अगर कांग्रेस का इंटेंशन ऐसा कह रहे हैं कि सरकार गिर जाएगी, 1 महीने के अंदर गिर जाएगी, बार बार कह रहे हैं। राहुल गांधी जी का बयान है कि सरकार अपने आप गिर जाएगी, तो उसमें आरोप लगाने क्या बात? कैसे गिर जाएगी जब हम बहुमत में हैं?
आप बताइए, एक बहुमत में आई हुई सरकार जिसको जनता ने चुना है और बहुमत दिया है, आपने तो क्या क्या झूठे बोल दिए। आज भी जो है पिछले 2 दिन से आप देखिए संविधान की किताब लेके घूम रहे हैं। आज इमरजेंसी का दिन जिसमें कि संविधान को ताक पे रख दिया गया था और उनके पोते जो है संविधान की किताब लेके घूम रहे हैं, और वो संविधान की किताब लेके घूम रहे हैं जिन्होंने संविधान के साथ सबसे ज्यादा छेड़छाड़ की। भगवान श्री राम, उनकी फोटो हटा दी इससे संविधान की किताब से। बजरंग बली की फोटो थी उसको हटा दी, भगवान राधा कृष्ण की फोटो थी उसको हटा दिया, सेकुलरिज्म को इंसर्ट कर दिया, न जाने कौन कौन से इंप्लीमेंटेशन के वक्त बोर्ड बना डाला और पता नहीं क्या क्या चीजें वहां पे इंप्लीमेंट किया। ये बहुत दुखद है। और आज उसी किताब को लेके उनको घूम रहे हैं, संविधान बदल देंगे, संविधान बदल। अरे संविधान तो आपने बदला है। और आज तो सबसे बड़ा दुखद दिन था जहां पे कि वो उसके पोते किताब लेके घूम रहे हैं। आज उनको ये बताना चाहिए था कि हमारे पूर्वजों से गलतियां हुई है, कांग्रेस से गलतियां हुई है, इसी संविधान को खत्म करके इमरजेंसी लगाया गया था। आज कांग्रेस और उसके पीछे पीछे ये अखिलेश यादव घूम रहे हैं। एक बात बताइए, आज तक जब भी स्पीकर का चुनाव हुआ है तो वो सर्वसहमति से बना है, उसको ये इलेक्शन के मूड में लेके आ रहे हैं और उनको मालूम है कि ये हार जाएंगे, लेकिन फिर भी एक दलित को जो है हाशिए पे रख के ये चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, पूछ लेते हैं, एक बयान सबसे ले लेता हूं, फिर आता हूं लौट के आपके पास। अरशद रजा जी, जिस तरह से आपको पहले से पता है कि आपके पास संख्या बल नहीं है, उसके बाद भी आप चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं, तो हार के लिए क्यों चुनाव लड़ रहे हैं आप लोग जो है? सबसे पहले तो आपके चैनल को और आपके दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार जी। पास पूर्ण बहुमत नहीं है। जनता ने हमें मुख्य विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए देश के सबसे बड़े पंचायत में भेजा है, तो क्या हम सरकार उस सदन से सरकार के इशारे पर सदन छोड़ करके चले जाएं? क्या आप ये कहना चाहते हैं कि हमारी संख्या अगर इनके संख्या से कम है तो क्या हम उस सबसे बड़े पंचायत से बाहर हो जाए? पंचायत से बाहर नहीं होना है। स्पीकर का जो पद होता है वो सबका होता है, सदन का होता है, और परंपरा रही है कि सब मिलके उसको सहमति के आधार पर चुनते रहे हैं, लेकिन आप चुनाव पे आमादा हैं। मैं इसी लोकतांत्रिक परंपराओं की बात कर रहा हूँ कि पिछले 5 साल में ओम बिरला जी ने स्पीकर पद को संभाल रखा था 2019 से 24 तक। मैं केवल ये पूछना चाहता हूँ, उन्होंने संवैधानिक मूल्यों का निर्वहन क्यों नहीं किया? उस सदन में 34% से अधिक बिलें बिना डिबेट के पास कर दी जाती हैं। उसी सदन से, जिस सदन को देश का लोकतांत्रिक मंदिर कहा गया है, उस सदन से 146 सांसदों का निलंबन कर देते हैं। किसके इशारे पर? स्पीकर तो निष्पक्ष होता है, वो किसी पार्टी का होता नहीं है, लेकिन बड़े ही दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि पिछले 5 साल में उस सदन से जिसने भी सत्ता के खिलाफ, इस अहंकारी निकम्मी तानाशाही सरकार के खिलाफ मजबूती से आवाज बुलंद करने का प्रयास किया है, महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर सवाल दागा है, अडानी अंबानी पर सवालें की गई है, तो वहां से या तो संसद से उन सांसदों का निलंबन हुआ है और नहीं तो उनकी आवाजें वहां दबा दी गई है, उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया गया है और उनके पूरे भाषण से वो मेन बातें, जो मूल मुद्दों की बातें हैं, उनको हटा दी गई हैं। मैं उसी संवैधानिक परंपराओं की बात करना चाहता हूँ। क्या राहुल गांधी जी ने जैसे उस सदन में अडानी और सवाल दागा था, तो क्या उनकी संसदीय नहीं चली गई थी? तो अरशद जी आपकी बातों से लग रहा है, अरशद जी आपकी बातों से लग रहा है आपको एनडीए उम्मीदवार या बीजेपी उम्मीदवार से दिक्कत नहीं है, आपको दिक्कत केवल ओम बिरला जी से है। क्या सही है? नहीं, मैं आपसे केवल एक बात कहना चाहता हूँ कि राहुल गांधी जी ने, हमारे नेता आदरणीय से राहुल गांधी जी ने, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने केवल एक शब्द की बात कही है, और बात ये है कि आप सामने आकर के हैं कि सत्ता बहुमत से नहीं, सदन बहुमत से नहीं, सहमत से चलेगा। तो आपके कथनी और करनी में कितना फर्क है? इसके पहले भी स्पीकर का चुनाव हो चुका है, जब पहला आम चुनाव 1952 में हुआ था। क्या उस वक्त चुनाव नहीं हुआ था? क्या विपक्ष खड़ा नहीं था? क्या 1976 में बीजेपी जनसंघ से विपक्ष का कोई नेता नहीं था स्पीकर पद के लिए? तो ये बातें बेईमानी है। मैं आपसे केवल ये कह रहा हूँ कि संवैधानिक मूल्यों को कायम रखने के लिए, संवैधानिक और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को इस देश में धरातल पर खड़ा करने के लिए, जिसमें मोदी जी की रुचि नहीं है, ये सदन और पूरा विपक्ष
नरेंद्र मोदी जी से उसी संवैधानिक मूल्यों ठीक है। लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं पर बातें करेगा। और आप भूल जाइए, इस सदन में आपसे सवालें नहीं होगी। सत्ता में आप बैठे हैं, 10 साल से बैठे हैं, और मूल मुद्दों पर महंगाई, बेरोजगारी, पेपर लीक जो इस वक्त का ज्वलंत मुद्दा है, पिछले 7 सालों में लगभग 70 से ज्यादा पेपर लीक हो चुकी हैं। तो मैं ठीक है, आएंगे उस पे, आएंगे अरशद जी, आएंगे उस पे सभी मुद्दों पर ठीक है, आएंगे। हम मुझे आपको- सबसे एक आपको कमेंट छोड़ने ले वाले लूँ नहीं अरशद जी, सबसे एक और बयान ले लूँ। सुमित मल्होत्रा साहब, आपको आवाज आ रही है? सुमित मल्होत्रा जी, टीएमसी से जो है राय मशविरा नहीं किया गया जब कांग्रेस ने ऐलान किया कि हम अपना उम्मीदवार उतारेंगे के सुरेश को, क्या ये सही है? क्योंकि अभिषेक बनर्जी जी ने ये संसद में ये बयान दिया है जब वो आप पहुंचे हुए थे। दूसरा सवाल है, जब आपसे राय मशविरा नहीं किया गया है तो आप किसको समर्थन करने वाले हैं कल? देखिए, हमारे माननीय सांसद जी अभिषेक जी और वेस्ट बंगाल सरकार की मुख्यमंत्री माननीय ममता जी जो फैसला लेगी बहुत अच्छा लेगी, और दीदी ही सर्वोपरि हैं जो फैसला लेने पर। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा है कि कांग्रेस से जल्दबाजी, थोड़ी सी जल्दबाजी करी है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने नाम अगर कोई चीज आप लेकर के आए तो इस पर पार्टी से या सभी लोगों से राय मशवरा करना चाहिए था। तो कोई बुरी बात नहीं है कि हम इस सांसद के नाम पे लेकर के आ रहे हैं, तो हमको बुरी बात नहीं है। पर आप जिस तरीके से लेकर के आए तो लगेगा कि अभी तक तो गठबंधन हम लोग का है, पर आगे हम लोगों को चलाना है। अभी से थोड़ा थोड़ा मनमुटाव अगर आप दिखाएंगे तो कैसे काम चलेगा? अरे कुछ नहीं, सब अच्छा होगा और कल का दिन भी अच्छा रहेगा। हम सब लोग मिलकर के, विपक्ष के जितने लोग हैं, हम तो यही चाहेंगे कि हम लोग का स्पीकर जीते, स्पीकर कैंडिडेट हमारा जीते, और हम जिताने की पूरी कोशिश करेंगे। तो राजनीति आज पूरी डरी हुई है। उन्हें आज तक, आप मुझे बताइए, प्रोटेम स्पीकर, चाहे प्रोटेम स्पीकर हो चाहे स्पीकर हो, उन्होंने आज तक 7 साल हो गए, केंद्र में सरकार 10 साल हो गए पूरे। इन्होंने अभी जब संसद के ऊपर हमला हुआ था, क्या उसके ऊपर उन्होंने कोई कार्रवाई करी क्या उन व्यक्तियों के ऊपर? क्यों? क्योंकि वो भाजपा के लोग थे। अभी जो हमारे भाजपा के प्रवक्ता साहब कह रहे थे, बड़ी बड़ी बातें बता रहे थे, तो उसका जवाब यही है कि आपने 10 साल हो गए स्पीकर साहब को, क्या कार्रवाई करी उनके ऊपर? माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब हमला हुआ था देश की संसद के ऊपर, नई संसद भवन के ऊपर हमला, 5 लोग थे उसमें भाजपा के सांसद भी शामिल थे, तो उनके ऊपर क्या कार्रवाई हुई? तो कई ऐसी चीजें हैं। आप निष्पक्ष होकर के काम करिए। आप किसी कठपुतली के रूप में आप काम कर रहे हैं, हम वो नहीं चाहते कि कठपुतली बन करके आप कर्म करें। आप निष्पक्ष होकर काम करिए। ये लोकसभा का जो स्पीकर का पद होता है वो सभी के लिए होता है, एक अकेले के लिए नहीं होता कि आपने, माननीय मोदी जी ने आपको आदेश करा कि हाँ इन सांसदों के ऊपर आपको कार्रवाई करनी है, आपने कार्रवाई कर दी। विपक्ष के सांसदों के ऊपर आपको, हमारे पक्ष वाले सांसदों के ऊपर कार्रवाई नहीं करनी, आपने कार्रवाई नहीं करी। तो ये कई चीजें ऐसी हैं जो देखी गई है। इसी के लिए हम लोगों ने अपना प्रोटेम स्पीकर का अपना नाम लेकर के आए हैं, और मेरी गुड विशेष है कि हमारा ही संसद के अंदर ये स्पीकर का साथ चुनाव जीतेंगे। ठीक है डॉक्टर सुशील कुमार शर्मा जी, आपने सभी प्रवक्ताओं के बयान सुने। जिस तरह से विपक्ष जो है वो अपना उम्मीदवार तो उतार रहा है, लेकिन उसके बीच पे अभी आम सहमति बनाने की उतनी कोशिश नहीं हो रही है। आपने सुना होगा टीएमसी की तरफ से बयान आया है कि हमसे बात नहीं की गई के सुरेश जी को उतारने से पहले। ये भी जाहिर करता है कि विपक्ष आम सहमति की बात तो कर रहा है, लेकिन आपस में खुद आम सहमति नहीं बना पा रहा है। और दूसरा, वो हारने के लिए चुनाव लड़ रहा है। क्या इस चुनाव में कुछ ऐसा हो जाएगा जिससे सरकार को दिक्कत आपको दिखती आ सकती है? देखिए, इसमें तो सीधी सी बात है, ये आंकड़ों का खेल है, और आंकड़े सीधे सीधे बीजेपी के फेवर में दिखाई दे रहे हैं, एनडीए के फेवर में दिखाई दे रहे हैं। और जैसा आपने भी कहा कि विपक्ष हारने के लिए लड़ रहा है, लेकिन लड़कर हारने में भी विपक्ष के हौसले बड़े बुलंद दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि डे 1 से ही विपक्ष ने ये दिखा दिया है कि हम हर चीज का विरोध करेंगे। यहाँ पर एक सुखद पहलू भी है और एक दुखद पहलू भी है। सुखद पहलू ये है कि विपक्ष मजबूत है पहले से ज्यादा, और कंस्ट्रक्टिव ओपोजिशन आना चाहिए। लेकिन दुखद पहलू ये है कि हर चीज का विरोध करने का मतलब ये है कि ये लोग इस पार्लियामेंट के भी महत्वपूर्ण दिनों को बर्बाद कर देंगे। और बाद में, जैसे हमारे साथी प्रवक्ता अरशद रजा जी ने आरोप लगाया कि ये जब कोई बिल पास होता है उससे पहले सदस्यों को उसकी प्रतियां बांटी जाती हैं, उनकी ऑब्जेक्शन मांगी जाती है,
वो ये पढ़ते नहीं, कचरे के ढेर में बेच देते हैं, फेंक देते हैं, और बाद में जब बिल पास हो रहा होता है तो उसमें विरोध करके सदन से बाहर चले जाते हैं, और बाद में टीवी चैनल पर बैठकर पब्लिक को बरगलाते हैं कि साहब ऐसे ऐसे बिल पास कर दिए गए और हमसे राय नहीं ली गई। देयर इज ए प्रोटोकॉल, वहाँ एक पूरा एक सेट प्रोसीजर है, सबको कॉपी दी जाती है, बिल पास होने से पहले उनकी ऑब्जेक्शन रेज की जाती है, जब बिल पास होता है उस समय आप ऑपोजिशन अपनी रेज करें, ऑब्जेक्शन रेज करें। तो लेकिन ये हमें करना नहीं है विपक्ष को तो जनता के पैसे का मिसयूज करना है, उसको जो जनता की गाड़ी कमाई के पैसे से इनको सुविधाएं मिलती हैं उनको मिसयूज करके ये पार्लियामेंट से बाहर चले जाते हैं। जैसा पिछली पार्लियामेंट के लास्ट डे आपने देखा होगा, पूरा सेशन मणिपुर 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 इन्होंने चिल्लाया कि प्रधानमंत्री आकर बयान दें, लेकिन जिस दिन प्रधानमंत्री लास्ट डे आकर बयान देने लगे, प्रधानमंत्री 1.5 से 2 घंटा बोले, आपने देखा होगा पहले 7-8 मिनट में ही माननीय राहुल गांधी जी उठकर चले गए, क्योंकि विपक्ष को सिर्फ जनता को बरगलाना है और उनके प्रवक्ता यहाँ आकर टीवी चैनल का मिसयूज करते हैं, सफेद झूठ बोलते हैं। ये बड़े दुख की बात है। एक मुझे लगता है अब नया कानून आ गए हैं, आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट, तो ये जो चैनल पर बैठकर सफेद झूठ बोलने वाले लोग हैं ये सब डिफेमेशन की जद में आएंगे और इनको अपने कहने का भुगतना पड़ेगा। गलत कहेंगे, झूठ बोलेंगे, जनता को बरगलाएंगे तो इनको उसका भुगतना पड़ेगा। तो मेरा ये मानना है कि विपक्ष इस बार मजबूत है तो अच्छी बात है। जनता, भारतीय जनता पार्टी, एनडीए और इंडिया अलायंस मिलकर आपस में बात करें, देश को विश्व शक्ति बनाने के लिए जो माननीय मोदी जी का विजन है 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना है, सब लोग मिलकर काम करें और जनता की भलाई के बारे में सोचें। आपकी तो भलाई हो गई, अब आप पार्लियामेंट में चले गए, लेकिन अब आपका दायित्व है, नैतिक दायित्व, संवैधानिक दायित्व है कि देश के विकास के बारे में सोचें। ठीक है अरशद रजा जी, आपने सुना होगा किस तरह से सुमित मल्होत्रा जी ने भी कहा कि आप लोगों ने उनसे बात नहीं की, तो क्या आपका फर्ज नहीं बनता था कि अपने एलाइज को जो आपके साथी हैं उनसे आप पहले बात कर लेते? आप सरकार से तो उम्मीद कर रहे हैं कि वो आपसे बात करे, सहमत बनाए, उसकी जिम्मेदारी है, लेकिन आप बड़े बड़ा दल हैं, आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती थी? आप हमारे घर की बातें छोड़ दीजिए, हम सभी चीजों को संभाल लेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ, नरेंद्र मोदी जी के साथ जो पार्टियां थी, आज खुले तौर पर वो क्यों इंडिया गठबंधन को समर्थन देने को तैयार है? बीजेपी आज खुले तौर पर इंडिया गठबंधन को क्यों समर्थन देने को तैयार है? तो सत्ता पक्ष को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, और जब आप एक उंगली किसी उठाते हैं तो 4 उंगलियां आपकी तरफ इशारा करती हैं। अभी से सुशील शर्मा जी कह रहे थे कि डिफॉर्मेशन का केस हो जाएगा। राहुल गांधी जी का एक लाइन का कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए एक संदेश है कि डरो मत, और हम कांग्रेसी कार्यकर्ता केस, मुकदमे, जेल और लाठी से नहीं डरते हैं और चैलेंज करते हैं कि जो भी बात कहते हैं सीना ठोक के कहते हैं और सत्य कहते हैं। और सुशील शर्मा जी में वो ताकत तो हिम्मत होगी तो आप हम पे डिफॉर्मेशन की कोशिश लगाएं, लेकिन अगर उसमें सत्यता नहीं होगी, अरशद जी वो ये नहीं कह रहे हैं, अरशद जी आप सुन नहीं पाए, अरशद जी वो ये सुन लीजिए, वो कह रहे हैं कि एक जो नया कानून आने वाला है 1 जुलाई के बाद, उसमें ऐसे प्रावधान किए गए हैं कि जो बरगलाएगा टेलीविजन चैनल पे, गलत बयानी करेगा, उस पर केस होगा। अभी की बात नहीं कर रहे हैं। ये तो तानाशाही है, इसी को तो तानाशाही बोला जा रहा है। इसी को तो हम तानाशाही कहते हैं। तानाशाही की परिभाषा क्या है? के नाम पर ज्यादा देर नहीं चलेगा। भारत देश आप हमसे ये बताइए कि तानाशाही की परिभाषा, मेरे बीच में न बोलने दीजिए, ये काफी देर तक बोलने में। सुशील जी सुन लीजिए, सुशील शर्मा जी सुन लीजिए। जो बेहतर सुनने की क्षमता रखता है, जो सुनने की क्षमता रखेगा वही अच्छा वक्ता बनता है। तो सुशील शर्मा जी से निवेदन है कि आप पहले सुनने की क्षमता रखिए। ठीक है, बोलिए, सुन रहे हो। तो आप बोल देंगे ना, पब्लिक में जो झूठ आपने फैला दिया वो वापस नहीं ले सकते हैं। तो इसलिए मेरा आपसे बोलने से पहले सोचें किन तथ्यों के बारे में कह रहे हैं। आपकी पार्टी के नेता आपने जो बात कहा हमने उसी पर पब्लिक में जी बोलिए। आपने जो बोला है मैंने केवल उसका जवाब दिया। अब सुनिए, मेरी बातें सुन लीजिए। आज देश की स्थिति क्या है, पिछले 10 सालों से उस सदन में क्या हुआ ये पूरा देश जानता है। मणिपुर सालों से जल रहा है, महीनों से जल रहा है, और नरेंद्र मोदी जी जो इस सत्ता के गलियारों में 2014 से उनके मुंह से जब एक शब्द नहीं निकला, उसके बाद विपक्ष खड़ी हुई। उन्हें लो कॉन्फिडेंस मोशन लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी जब नरेंद्र मोदी जी सवालों से भागते दिखे? और आपने कहा ना कि 1.5 से 2 घंटा बोले। भैया जरा ये भी बता दीजिए कि मणिपुर का नाम कितने बार लिए, मणिपुर पर कितने मिनट बोले, मिनट
भीड़, अरे भाई देखिए, इंटरप्ट न करने दीजिए, तो फिर मैं बोलने नहीं दूंगा, फिर आप हमको बोलेंगे। मणिपुर जैसे गंभीर मसले पर जब महिलाओं के साथ बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले नरेंद्र मोदी जी के मुंह से जब बच्चियों को सड़कों पर नंगे घुमाया गया, उनके प्राइवेट पार्ट पर हाथे लगाई गई, उसके बाद नरेंद्र मोदी जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला, तब पूरा देश शर्मसार रहेगा और तब लो कॉन्फिडेंस मोशन उसी सदन में आएगा और आपको जबरदस्ती या मजबूरन उस सदन में बोलने क्योंकि आप नेता सदन हैं, आपकी जिम्मेदारी और जवाबदेही है। नरेंद्र मोदी आज पंडित नेहरू को इसका दोषी नहीं बना सकते हैं। पंडित नेहरू में और नरेंद्र मोदी जी में जमीन आसमान का फर्क है। पंडित नेहरू ने जो कहा वो करके दिखाया, लेकिन नरेंद्र मोदी जी आप भटक जाते हैं बहुत पुराने बातों पे, जो है वो चुनाव से पहले की बातें, अब उसका कोई मतलब नहीं है। अब चुनाव जीत के नई संसद बन चुकी है। आप बताइए ना, सदन किस लिए है? क्या सदन में सवाल नहीं होने चाहिए इस देश के प्रति? सदन में सवाल, सदन किस लिए? सदन चलने देंगे आप तब तो सवाल होगा ना। चुंबक करने के लिए सदन बना है, केवल सत्ता के लोग उसमें बोलेंगे इसीलिए सदन बना है, सत्ता के लोग मलाई काटेंगे इसीलिए सदन बना है। अरशद जी, अभी तो सदन शुरू नहीं हुआ, अभी शपथ ग्रहण चल रहा है, स्पीकर का चुनाव होगा, उसके बाद सदन शुरू होगा। 1952 से क्या हो रहा है उस सदन में? आप बताइए 1952 से क्या सदन नहीं चल रहा है? सवाल का आप जवाब तो क्या बोल कर गए जनता पार्टी के सवाल। अरशद जी, सवाल ये है, अरशद जी, सवाल का जवाब बोल कर गए। सवाल ये है कि जब आप आम सहमति की बात करते हैं तो आपने अपने सहयोगी जो है टीएमसी से बात क्यों नहीं की? सवाल ये है भैया, वो हमारे घर का मुद्दा कैसे हो गया आपका? अगर घर का मुद्दा होता तो अभिषेक बनर्जी बयान को देते। नहीं, देखिए, इस डिबेट को आप स्पीकर से सीधे लेकर कहां चले गए? क्यों स्पीकर पे ही बात हो रही है? अभिषेक बनर्जी का बयान है, आपने सुना नहीं होगा संसद में आज जो है। वोट पड़ेगा, आप देख लीजिएगा वोट किसके पक्ष में जाता है। पार्टी से भी नहीं, वोट तो वो कह रहे हैं हम देंगे, वोट की बना नहीं कर रहे हैं। पक्ष में जाता है या ओम बिरला वो कह रहे हैं कि हमसे सहमत नहीं बनाई, ये बात हो रही है। हमारे वहाँ तो लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं जिंदा है। हमारे वहाँ तो हर किसी को आजादी है अपनी बात रखने के लिए, लेकिन उनके वहाँ कोई बोल नहीं सकता है। आप बता दीजिए कि एनडीए गठबंधन में कौन दल है जो मजबूती से अपनी आवाज खड़ा कर सकता है? लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में कोई अपनी बात रख सकता है, और जब अपनी बात रखे तो उसमें कोई इफ बट नहीं होनी चाहिए। उनका व्यू है, वो रख रहे, उनका स्वागत है। हमारे नेता उनसे वार्ता कर रहे होंगे, किए होंगे, करते होंगे। ऐसा नहीं है कि राजनीतिक क्षेत्र में कोई बात नहीं करता है, ये अलग बात है। लेकिन कल जब वोट पड़ेगा तो आप खुद देखेंगे, और इसी चैनल पर फिर कल बुलाइएगा सुशील जी को। मैं तो आपसे निवेदन करता हूँ, आपने बताया आप हार गए, आपका स्पीकर नहीं चुना गया, तो क्या ये प्रवक्ता पन्ना छोड़ देंगे? आप टीवी चैनल पर बोलिए, आप बोलिए ना यार, भाई अगर कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं चुना गया, स्पीकर नहीं बना, तो आप यहाँ पर आके छोड़ देंगे? अर्षद रजा जी, आप जिम्मेदारी से बोलिए। ये कोई कंडीशन नहीं है, और ये कंडीशन है, झूठ बोल रहे हैं आप। अरे आप नंबर आपके फेवर में नहीं है, आपके घटक से आप सहमत नहीं है, और आप उसके बाद दावा कर रहे हैं। 2-4 होते हैं भाई, 224 नहीं बना सकते आप। ठीक है सुशील जी सुन लीजिए, सुशील जी सुन लीजिए, जरा सुनिए भी। क्या चुनाव जब कोई लड़ने जाता है तो उसमें दो ही परिणाम आते हैं, या तो जीतता है या तो हारता है। तो क्या कोई पहले ही ये मान के वहां से बाहर हो जाए कि वो हार रहा है? क्या आप इस एनडीए गठबंधन में, एक सेकंड सुन तो भाई, अरे सुशील शर्मा जी एक सेकंड सुन तो लीजिए। क्या गारंटी है कि जेडीयू चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी आपके साथ खड़ी है? क्या गारंटी है कि अन्य घटक दल जो आपके साथ खड़े हैं, जो घुट-घुट के जी रहे हैं आपके साथ, जो घुट-घुट के आपके साथ जी रहे हैं, क्या गारंटी है कि कल आप कोर्ट करने जा रहे हैं? उस सदन ने कांग्रेस और आप अलग हो गए, समाजवादी पार्टी। अरे भाई मेरे, आप सुनने की क्षमता नहीं रखते, आप इंटरप्ट केवल करते हो। सुशील जी सुन लीजिए, सुशील जी इनकी बात सुन लीजिए, फिर मौका दूंगा आपको। चुनाव कोई या तो दो ही परिणाम आते हैं, या तो आदमी जीतता है या तो हारता है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी 240 सीटों पर आई है, अकेले अपने दम पर 272 नहीं पार किए, तो उसको घर बैठ जाना चाहिए सुशील शर्मा जी के हिसाब से। नरेंद्र मोदी जी से आप कहिए सुशील शर्मा जी, नहीं आपने जो परिभाषा दिया है, आपके परिभाषा के हिसाब से नरेंद्र मोदी जी को तो प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। प्रधानमंत्री की कुर्सी से नरेंद्र मोदी जी को भी इस्तीफा लिख देना चाहिए, क्योंकि उनके पास केवल 240 सीटों का समर्थन है। भारतीय जनता पार्टी के पास 240 सांसद है, तो उस हिसाब से
नरेंद्र मोदी जी को आज ही इस्तीफा लिख करके और सुशील शर्मा जी को सौंप देना चाहिए। ये कैसे कैसे लोग आप बुलाते हैं टीवी चैनल पर। इनके पास अज्ञानता की कमी है। ये लोग कहीं ना कहीं कुंठित हैं और ये लोग इस देश के हर उस बिगाड़ने वाले लाइन में आकर के खड़े हैं। ये चाहते हैं कि मूल मुद्दों पर बातें ना हो। क्या सदन में इस देश के मूल मुद्दों पर चर्चा नहीं होनी चाहिए? सदन उसीलिए तो बना है, चर्चा के लिए तो बना है। आप बताइए कि पिछले 5 साल में कितनी बार सदन चला है? ये चीज आप कांग्रेस के नेताओं को समझाइए ना। सबसे कम मूल मुद्दों पे क्यों नहीं बात करते कांग्रेस के नेता? वही तो हमारा भी कहना है। जिम्मेदारी है, नेता सदन की जिम्मेदारी है। अच्छा, अडानी पर सवाल नरेंद्र मोदी, सदन की क्या जिम्मेदारी है? नेता विपक्ष की जिम्मेदारी है। वो वहां पे आज भी जो है, जब कल शपथ ग्रहण हो रहा था तो राहुल गांधी संविधान की किताब लेके खड़े हुए थे वहां पे। क्या वजह चल रहा है? पर सवाल करता है, शिक्षा पर सवाल करता है, स्वास्थ्य पर सवाल करता है, रेल के हादसे पर सवाल करता है, लेकिन नेता सदन न जाने क्यों उस पर जवाब देना नहीं चाहते। नेता सदन तो हर मसले पर बोलना चाहते हैं, लेकिन इस देश के मूल मुद्दे पर बोलना नहीं चाहते हैं। ठीक है अर्षा जी, ठीक है, यही तो गंभीर और ठीक है। इस पे आएंगे जो तपोस पाल जी आपका बयान लेंगे। छोटा सा ब्रेक का है, ब्रेक के बाद लौटेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। देवभूमि उत्तराखंड चार धाम यात्रा के लिए पधारने वाले सभी श्रद्धालुओं का हार्दिक स्वागत करती है। उत्तराखंड सरकार आपकी यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और सभी उचित प्रबंध किए गए हैं। यात्रा के सुचारू प्रबंधन के लिए सभी तीर्थ यात्रियों के लिए पंजीकरण कराना अनिवार्य किया गया है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था है, इसलिए आने से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना न भूलें। अगर आप चार धाम यात्रा के इच्छुक हैं, तो यात्रा शुरू करने से पहले उत्तराखंड सरकार की वेबसाइट www.registration&touristcare.uk.gov.in या मोबाइल एप्लीकेशन टूरिस्ट केयर उत्तराखंड के माध्यम से पंजीकरण करा सकते हैं। इसके अतिरिक्त टोल फ्री नंबर 0135-1364 पर कॉल करके या व्हाट्सएप नंबर 8394833833 पर यात्रा टाइप करके भी पंजीकरण कराया जा सकता है। पंजीकरण कराए बिना यात्रा न करें। रजिस्ट्रेशन में जिस धाम के दर्शन के लिए जो तिथि निर्धारित की गई है, उस धाम का दर्शन उसी दिन ही करें। यात्रा के दौरान सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग न करें। उत्तराखंड सरकार आपकी सुरक्षित एवं सुखद चार धाम यात्रा की कामना करती है। नहीं दबेगी कोई आवाज, हटेगे पर्दे, सामने आएगा हर राज। जो छिपाते हैं हकीकत, उनकी सच्चाई सामने लाते हैं हम। इसीलिए एएनबी न्यूज पर भारत को है नाज। और ब्रेक के बाद राजधर में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज चर्चा चल रही है स्पीकर पद को लेकर। जिस तरह पूरे दिन आज घमासान चला और कल इस पर मतदान की नौबत आ चुकी है, उस पर बात कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। तपोस पाल जी हैं, नेता बीजेपी के, अरशद रजा जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के, सुमित मल्होत्रा जी हैं, टीएमसी के नेता, और डॉक्टर सुशील कुमार शर्मा जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। तपोस पाल जी, आपने सुना होगा अरशद जी लगातार तमाम बातें कह रहे थे। एक बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने जो कही कि जो ओम बिरला जी हैं, उनका रिकॉर्ड जो है पिछली बार जो है बहुत कड़ाई से काम करने वाला रहा। वो चूंकि विपक्ष कमज़ोर था और धड़ाधड़ वो जो है हर मुद्दे पर विपक्ष के सांसदों को निलंबित कर दिया करते थे। इसको लेकर भी विपक्ष के लोग इसमें थोड़ा सा चिढ़े हुए हैं। तो क्या नहीं चाहिए था आप लोगों को इस बार किसी अच्छे दूसरे नेता को लेकर आते? जरूरी था ओम बिरला जी के नाम पर ही जो है आप अड़ जाते? आप भी सहमत बनाने की कोशिश करते? कहीं ना कहीं ये चूक हुई। हालांकि चुनाव आप जीत जाएंगे, क्योंकि आंकड़े बता रहे हैं कि 300 से ऊपर जो है सांसदों ने समर्थन दे दिया है। आंध्र प्रदेश की पार्टी जो है जगनमोहन रेड्डी की, उसके 4 सांसद भी समर्थन में आ गए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं परंपरा और निभाना जो है सरकार का काम तो होता है। आम सहमति बनाने के लिए
कॉल किया गया था इनके नेता को, लेकिन ये नेगोशिएशन पे आ गए थे। नेगोशिएशन किस तरीके का कि मतलब आप हमें ये दीजिए, हम आपको वो दें। वो कह रहे हैं डिप्टी स्पीकर का पद हमें दे दीजिए, तब हम ये करेंगे। ये बर्थडे पार्टी बना लिए हैं कि आप बर्थडे में जब कोई आता है तो रिटर्न गिफ्ट देते हैं, उस तरीके से ये ब्लैकमेलिंग शुरू कर दिए हैं। लेकिन तपोष पाल जी इससे पहले भी जो है यूपीए सरकार में भी, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में भी डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को दिया जाता रहा है। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं। देखिए, अब अपोजिशन का टीएमसी रूल्ड स्टेट, विमान बनर्जी स्पीकर टीएमसी, डेप्यूटी मुझे भी पता है कई राज्यों में जो है, कर्नाटक में भी यहाँ पर कांग्रेस ने दिया है। डीएमके का भी देख लीजिए, स्पीकर भी डीएमके का है, डेप्यूटी स्पीकर भी डीएमके का है। कर्नाटका में देख लीजिए आप, आईएनसी स्पीकर भी आईएनसी का है, डेप्यूटी स्पीकर भी आईएनसी का है। एलडीएफ केरला का देख लीजिए, सीपीएम के ही स्पीकर है, सीपीआई के ही उनके डेप्यूटी स्पीकर है। तेलंगाना का देख लीजिए, कांग्रेस का शासन है, डेप्यूटी स्पीकर ही है नहीं है, स्पीकर है आईएनसी के ही है, उन्होंने अपने पास ही रखा है। आप पार्टी का ले लीजिए, आपके ही स्पीकर है, आपके ही डेप्यूटी स्पीकर है। हिमाचल प्रदेश का ले लीजिए, आईएनसी है वहां पे रूलिंग स्टेट, वो भी स्पीकर आईएनसी के हैं और डेप्यूटी स्पीकर आईएनसी के हैं। जेएमएम और आईएनसी मिलकर रूल कर रही है झारखंड में, वहां पे स्पीकर किसके हैं? जेएमएम के, डेप्यूटी स्पीकर ही नहीं है। तो या आप अगर संविधान की बात करते हैं, आप रीतियों की बात करते हैं, नीतियों की बात करते हैं, तो आपका कैरेक्टर तो दिखाइए। अभी ये कांग्रेस के प्रवक्ता बता रहे थे महंगाई से परेशान है देश की जनता, महंगाई से परेशान है। कर्नाटका में आप सस्ता कर देते, आपने आज नंदनी दूध 2 रुपए महंगा कर दिया, 3 रुपए पेट्रोल परसों महंगा किया था, 15% एजुकेशन फीस महंगा कर दिया आपने, 200 से 500% स्टैंप ड्यूटी आपने महंगा कर दिया, 3% आपने वाहन का रजिस्ट्रेशन महंगा कर दिया। अभी ये जो है पानी का बिल बढ़ाने के लिए मांग कर रहे हैं और उस पर भी पैसा बढ़ा रहे हैं। आप एक तरफ देश के सरकार को कहते हैं कि नहीं, आप महंगाई से जूझ रही है, गला घोटने का काम कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, और आप क्या कर रहे हैं? आप कम कर देते हैं। और 8,500 देने का जो वायदा किया था आप कर्नाटका में, हर एक व्यक्ति को क्यों नहीं देते हैं आप 8,500? आपकी क्षमता नहीं है, आप झूठ बोल के चुनाव लड़ते हैं। ये बार बार मणिपुर कर रहे थे और आज फिलिस्तीन की जय बोला गया है। ये भारत माता की जय नहीं बोल सकते, फिलिस्तीन की जय बोला गया है। उसका कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ बैठे हुए, टीएमसी बैठी हुई है, उसकी अवहेलना करे, ये क्या संवैधानिक स्ट्रक्चर में आता है? नहीं आता है। मैं आपको एक चीज और बता दूं, यहाँ पे ये बार बार मणिपुर की बातें करते हैं। सऊदी अरेबिया में इस बार जो हज करने गए 900 लोग गर्मी के कारण मर गए और सऊदी गवर्नमेंट की अव्यवस्था के कारण मर गए। उस पर इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। ये फिलिस्तीन जय बोलने के लिए जरूर आ जाएंगे। क्यों? अगर ये कुंभ मेला होता तो ये नोच खाते, ये कहते कि अरे ये हो गया, वो हो गया, दुनिया भर की बातें हो गई। एक चीज और मैं बता दूं, ओवैसी की जो संसद है वो सदस्यता रद्द होनी चाहिए। संविधान अनुच्छेद 102 और खंड 1 के तहत, सेक्शन डी के तहत ये कहलाता है कि अगर कोई सदस्य किसी विदेशी राष्ट्र के प्रति निष्ठा जताता है तो उसकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए। इनकी क्यों नहीं रद्द होनी चाहिए? ये सऊदी गवर्नमेंट के अगेंस्ट में नहीं बोलते, ये संसद में आके फिलिस्तीन जय बोलते और मणिपुर करते। स्वाति मालीवाल को पीट दिया गया, आपने कितनी आवाजें उठाई हैं? आप तो उस समय मिलकर चुनाव लड़ रहे थे। अगर महिलाओं के प्रति इतनी संवेदनाएं होती, अरे महिलाएं छोड़िए, जिस व्यक्ति ने पूरा जीवन लगा दिया आपके लिए और आपके विपक्ष के नेता थे अभी तक, अधीर रंजन चौधरी, वो जब हारे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कभी भी आपने उनकी चर्चा नहीं की। आपने किसकी चर्चा की? शेयर मार्केट की चर्चा की। राहुल गांधी और कांग्रेस के जितने नेता हैं वो ये समझ लें कि केवल वहां पे गांधी परिवार चलता है, बाकी सारे लोग दरकिनार किए जाते हैं। यहाँ जो बैठे हुए कांग्रेस के नेता हैं, इनकी भी कोई पूछ नहीं होती होगी वहां पे। और ये राहुल गांधी लाल किताब एक लेके और संविधान दिखा रहे हैं। 50 साल पहले इसी किताब को गला घोटने का काम किया था कांग्रेस ने। इनके जो सबसे विद्वान नेता है इंदिरा गांधी, उन्होंने गला घोट दिया था और पूरे संविधान को खत्म कर दिया था। उस पर आपने कुछ बोला? उसमें आपने माफी मांगी आज? और हर बार आप दलितों को हाशिए पे चढ़ा देते हैं। पिछली बार मीरा नायक जी को आपने चुनाव पे खड़ा कर दिया था, उपराष्ट्रपति के और राष्ट्रपति के।
कंटिन्यूअसली आप देखिए ये दलितों को मोहरा बनाए हैं, उनको हराने का काम किया है इन्होंने। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है ये। ठीक है, इनको ये भी मालूम है कि कल का इलेक्शन ये हारेंगे, स्पीकर का इलेक्शन हारेंगे, लेकिन एक दलित को इन्होंने मोहरा बनाया और हारी हुई सीट पे इन्होंने जो है दलित को यूज किया है। ठीक है, ठीक है। मैं आ रहा हूं अरशद जी आपके पास, सुमित जी से एक बयान ले लूं। सुमित मल्होत्रा जी, ये जो हार है कल जो है, आप भी जानते हैं कि संख्या बल में जो है विपक्ष के पास संख्या नहीं है, तो हार के जरिए भी क्या संदेश आप देना चाहते हैं जनता को खास तौर से? देखिए, सवाल वही कहूंगा कि जिस तरीके से चुनावी समय पे मीडिया ने अपना 400 पार का नारा दिया था, मीडिया की तरफ से भी 400 पार का नारा दिया गया था, तो उसी तरीके से धड़ाम होगा कल का भी रिजल्ट। आप देखते रहिएगा, फिर हम बात करेंगे। देखिए, मतलब आप कह रहे हैं कि जो है विपक्ष का उम्मीदवार जीत जाएगा? अरे भाई, आप मुझे अच्छा बताइए कि चुनाव के समय पे सारे एग्जिट पोल क्या कह रहे थे? एग्जिट पोल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, संख्या बल की बात है यहाँ पर। सुन लीजिए, अरे संख्या बल, अभी आपको क्या संख्या बल उनके पास है? वोट नहीं करते होंगे, ओम बिरला जी को वोट नहीं करेंगे, तो आपसे कह दिया क्या? देखिए टीएमसी का बयान आ चुका है, जेडीयू का बयान, लल्लन सिंह जी का बयान आ चुका है और वाईएसआर का बयान आ चुका है, सब समर्थन कर रहे हैं ओम बिरला जी को। अरे अभी उन्होंने कहा है, हो सकता है वहां पे जाके ना करे तो इनको पार्टी को तो वहां पे जाके विरोध देंगे क्या? मुझे बताइए ना, संसद के अंदर वोट अगर वो करेंगे, विपक्ष नेता को अगर कर देंगे तो आप रोक लेंगे क्या उन्हें? या उन्हें सांसद जी हटा देंगे, क्या करेंगे? क्रॉस वोटिंग होती है, नहीं होती है, सब होती है। खेल अभी बाकी है, खेल कल देखा जाएगा, कौन हारेगा कौन जीतेगा। अभी से आपका आकलन ठीक है, आप अपने लिए सोचते रहिए। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, अगर ऐसा होता है सरकार गिर जाएगी। सुमित मल्होत्रा जी, अगर आप जो दावा कर रहे हैं, अगर ऐसा हो गया तो सरकार गिर जाएगी फिर तो। खेल बाकी है, हम शुरुआत से कहते आ रहे हैं। सुमित मल्होत्रा जी रिजाइन देंगे अपने पद से, और सुमित मल्होत्रा जी आप रिजाइन देंगे? अगर कल ओम बिरला जी जीत जाते हैं, आप रिजाइन करेंगे? बताइए, इस्तीफा देंगे आप अपने पार्टी से? अरे तपस भाई, अभी आप बोल रहे थे थोड़े करेंगे, कौन इस्तीफा देगा? कौन नहीं देगा? जाइए घर जाइए, यहाँ पे जो है वायदे कर रहे हैं। आपने एक बोला क्या है संसद में, और संविधान के नाम पे रख दिया क्या है उसको आप खंडन करने के जगह आप यहाँ पे कह रहे हैं कि ओम बिरला जी हार जाएंगे। अरे 303 हमारे जो है, 303 हमारे सदस्य है। नारा दिए थे अरशद जी, आ रहा हूँ आपके पास। अरशद जी सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए, बोलिए सुमित जी, बोलिए, बात पूरी कीजिए। सुमित, ठीक है, तपोस जी सुन लीजिए पहले पूरी बात। तपस भाई बहुत ज्यादा उत्साहित है, इन्हें ये कई दिनों से चल रहा है, कई चैनल पे चल रहा है। जो भाजपा के प्रवक्ता के उन्होंने एक ही चीज दिलाई गई है, हम लोग जीत रहे जिस तरीके से चुनाव में 405 का गैजेट चलाया गया था ना, वो चीज चल रही है। बोलने किसी को नहीं देते हैं। नहीं, आप बोलिए, ऐसा नहीं, कोई नहीं, आपकी बात कोई नहीं काट रहा है, लेकिन आपके तथ्य को जो है वो जांचने का काम कर रहा है। तपोस जी सुन लीजिए, फिर मैं आऊंगा आपके पास। सुन लीजिए पहले। मिनट बोला, कोई कुछ नहीं बोला, तो आप भी वैसे धैर्य से सुनिए और उसका जवाब दीजिएगा समय आएगा तो। तपस भाई मुझे आप बताइए, अभी आप लोगों ने जिस तरीके से कहा हमारे पास पूर्ण बहुमत की सरकार है, कहाँ है? लंगड़ी सरकार है, दूसरे की तो बैसाखियों पे आप चल रहे हो, आपके पास नंबर है नहीं। मान लीजिए पलटी राम चाचा कभी भी पलट जाएंगे तो क्या आप उन्हें रोक लेंगे क्या? टीडीपी किस दिन भी पलट जाएगी, आप रोक लेंगे क्या उन्हें? कब तक आप भय और डर का माहौल बना के रखेंगे? मुझे आप बताइए ना, कब तक बना के रखेंगे? हम शुरुआत से कह रहे हैं, राहुल गांधी जी भी कह रहे हैं कि बात को, सरकार ज्यादा दिन चलने वाली है। माननीय ममता दीदी भी हमारी कहती है सरकार ज्यादा दिन की मेहमान नहीं है। माननीय मोदी जी का कभी ये बात आता है कि हम लोग बड़ी अच्छी सरकार चलाएंगे, कहीं बोले हैं, कहीं कुछ हुआ है? तो हम पे जीना इसको छोड़िए, सरकार बचाने का अपना दावा करिए, अपने चलाने का दावा करिए। सरकार गिरेगी, ज्यादा दिन चलने वाली रही है। लोग खुश नहीं है आपके संग में, चले तो गए हैं आपके संग में, खुश नहीं है। आप उठा के देख लीजिए नीतीश जी का बयान, टीडीपी का बयान उठा के देखिए, आप बातें करते हैं बड़ी लंबी। सुमित मल्होत्रा जी, आपके सारे बयान जो है कयासों पे आधारित हैं, जुमलेबाजी लग रहा है, क्योंकि टीएमसी का आज ही बयान आया है। पवन कल्याण का भी देख लीजिए। अरे मुझे बताइए ना, अगर दिक्कत है तो आप जुमलेबाजी को कौन लेके आइए। जेडीयू का भी है, प्रधानमंत्री जुमलेबाज है, हम है जुमलेबाजी में तो नंबर 1 भाजपा के लोग हैं।
तो हमें आपने जुमलाबाज कैसे कर दिया? नहीं, मैं कह रहा हूँ ये जो आप कह रहे हैं ये कह रहे हैं ये इसका कोई आधार नहीं है, क्योंकि टीएमसी का बयान मैंने सुना है, जेडीयू का बयान मैंने सुना है, अभी वाईएसआर का बयान सुना है, ये सारे जो है बयान आ जाए हैं। सुमित मल्होत्रा पार्टी लाइन पे बात ही नहीं कर रहे हैं, टीएमसी के कुछ अलग स्टैंड है, ये देखिए कुछ भी आए बाय साए थोड़ी चलेगा, टेलीविजन चैनल नेशनल चैनल है, ठीक है। अरे समझपाल जी सुनिए, इतना घमंड मत करिए, कई का दिन बाकी है। अरे मैं क्या घमंड कर रहा हूँ भाई, पागलों की तरह आप बोले पड़े हैं, पार्टी लाइन पे आप बोल ही नहीं रहे हैं। आपके टीएमसी के दूसरे प्रवक्ताओं से आप पूछा के देख लीजिए उन्होंने क्या बोला है आज से न्यूज चैनल पे, फालतू के बकवास कर रहे हैं आप यहाँ पे बैठ के। आपको मालूम नहीं है क्या बोलना है, इनको कौन बुलाया है टीएमसी, इनको कुछ मालूम नहीं है टीएमसी के बारे में, पार्टी का स्टैंड क्या है वो तक नहीं मालूम है, पता नहीं क्या बोल रहे हैं। राम मंदिर के ठीक है ठीक है तपोज जी, ठीक है सुमित जी, ठीक है। अरशद जी आपने सुना सुमित मल्होत्रा दावा कर रहे हैं सरकार गिर जाएगी और बहुत सारी बातें कल होने वाली हैं, आपको लगता है कि इस लेवल का मामला पहुंच गया है, या केवल बयानबाजी के लिए बयान मत करिए, बहुत गंभीरता से बताइए। सबसे पहले मैं तपोज पाल जी के उस सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन नीट लाइन की बात आपसे कहूंगा जी। चुनाव से पहले आपके डिबेट पर मैं बैठा था और एक वरिष्ठ पत्रकार को आपने बैठाया था जिनका नाम सुनील त्रिपाठी है, मैं नाम लेके कह रहा हूँ, और उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर वो तंज कस रहे थे और ये कह रहे थे कि इंडिया गठबंधन इस बार शून्य होगा। और आपने पूछा था इसी अरशद रजा से जो कांग्रेस का प्रवक्ता है, और राहुल गांधी जी ने ई रिक्शा चलाने वाले बेटे को इस टीवी डिबेट पे बिठाया है। अभी तपोज पाल जी ने कहा ना कि राहुल गांधी जी पता नहीं इनको पूछते होंगे कि नहीं पूछते होंगे। अरे तपोज पाल जी ई रिक्शा चलाने वाले बेटा को आज डिबेट में बिठा दिया है। और दूसरी बात, मैं उस वक्त कहा था कि 50 से कम सीट नहीं आने वाली है। सुनिए तपोज पाल जी, अरे तपोज पाल जी देखिए, इनको मिर्ची लगेगी, इनको अधीर रंजन के खुद के स्टेटमेंट है कि राहुल गांधी से कोई कॉल नहीं आया, कांग्रेस से कोई कॉल नहीं आया, उसके आधार पर मैं बोल रहा हूँ। आप ई रिक्शा चलाइए या भीख मांगिए, उससे क्या मतलब है? बोल नहीं पाएंगे, फालतू की बकवास कर रहे हो। ई रिक्शा चला रहे, ई रिक्शा बहुत महान काम कर रहे हो क्या? ई रिक्शा चला रहे हो, ई रिक्शा बनाते स्टार्टअप बनाते तब समझ में आता, रोजगार देते। बदतमीजी नहीं, तपोज जी व्यक्ति टिप्पणी, तपोज जी निजी हमले नहीं, निजी हमले। और आप यहाँ पे ई रिक्शा कर रहे हैं, ई रिक्शा बनाने आए हो। तपोज जी शांत हो जाइए, तपोज जी शांत हो जाइए। सत्ता के बदले उतना ही अहंकार बनो जितना समझ में आए। अहंकार क्या है? बदतमीजी आपके नेता विपक्ष अधीर रंजन चौधरी का ये बयान है कि राहुल गांधी ने कभी उनको कॉल नहीं किया। अरे तपोज पाल बदतमीजी उसमें आप कोट करिए, उस पर बात करिए। आप ई रिक्शा चलाकर ये लगातार बोल रहे हैं। तपोज पाल जी वो कह रहे हैं कि मैं जो कमजोर तबके से आने वाले व्यक्ति को भी इतना सम्मान मिला है, उनके कहने का मतलब ये है। मजबूत व्यक्ति है, उसको क्यों छोड़ दिया आपने? सरदार पटेल की इतनी बड़ी प्रतिभा बनी, क्यों नहीं गए आप वहाँ पे? पीवी नरसिम्हा राव खत्म हो गए, मर गए, उनके जो है बॉडी को वहाँ पे रखने नहीं दिया गया। ये मैं कह रहा हूँ, ई रिक्शा चला रहे हैं यहाँ पे, यहाँ भी आप लोग आपका इतिहास बताता है कि गांधी परिवार के अलावा कांग्रेस में किसी की पूछ नहीं है। अरे गांधी चालीसा पढ़ते रहिए, गांधी चालीसा कांग्रेस चालीसा राहुल चालीसा पढ़ते रहिए। अभी 240 का है ना, 40 पर भी 40 की सीटें नसीब नहीं होगी, घबराइए नहीं। तो अहंकार किसी का नहीं रहा है। और एक बात और कह रहा हूँ, कांग्रेस का है जो जिसको मालूम है कि कल हार जाएंगे, फिर भी ब्लैकमेलिंग कर रहा है। अच्छा आप बताइए, एक सवाल आपसे कर रहा हूँ मैं तपोज पाल, सदन में सबसे पहले प्रोटेम स्पीकर किसको बनाया जाता है? एक सवाल का जवाब दे दीजिए जवाब। प्रोटेम स्पीकर ठीक है, आपस में चर्चा मत करिए, मुद्दों पे बात करिए। अरशद रजा खान, अरशद जी जो सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए। व्यक्तिगत हम लोग के लिए शो नहीं है। कौन बनेगा करोड़पति खेलेंगे। तपोज जी ठीक है, तपोज जी उनकी बात सुन लीजिए। बोलने की क्षमता रखिए, झूठ न फैलाइए। झूठ आप फैला रहे, संविधान कौन खत्म किया? कांग्रेस ने खत्म किया 50 साल पहले किया है। नरेंद्र मोदी में 900 लोग मर गए, आप क्या फिलिस्तीन जय बोल रहे हैं? शर्मानी चाहिए आपको। मालीवाल को पीट दिया जाता है, आप महिला पे कुछ नहीं बोलते। आपके जयराम रमेश क्या बोलते हैं कि पर्यावरण पे बात करिए। आप क्या ई रिक्शा चला रहे हैं? आप जिंदगी भर ई रिक्शा चलाएंगे, कुछ दिनों के बाद भेजिए आप। नीता के हद पार कर दिए। ठीक है तपोज जी, मुझे आगे बढ़ना है। ठीक है दोनों शांत हो जाइए। डॉक्टर सुशील कुमार शर्मा जी ठीक है, शांत हो जाइए। तपोज जी, अरशद जी ठीक है, आगे बढ़ना समझिए। सुशील शर्मा जी, जिस तरह से अभी आपने सुना
दावा किया जा रहा है सरकार गिर जाएगी, आपको इसकी तनिक भी गुंजाइश लगती कहीं पर भी जो मौजूदा समीकरण है? तपोस जी, अरशद जी, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। 2 मिनट नहीं, मैं आऊंगा, फिर आपके पास आऊंगा। आप लोग आपस में बहस कर रहे हैं। इनके सवाल नहीं, ये बेईमानी होगी। इनके सवालों का जवाब नहीं मिला इनको। ये लगातार सवाल खड़ा करके साइड से निकल जाएंगे चिल्ला चिल्ला के। इनको यही ट्रेनिंग दी जाती है क्या कि जाके कहीं भी लोकतंत्र को जिंदा नहीं रहने देना है? सवाल जो है जनता के सवाल होने चाहिए, आपस में सवाल मत करिए। नहीं, जनता का ही सवाल कर रहा हूँ मैं। अरे यार 900 लोग मर गए, उसकी आपने निंदा की, सऊदी गवर्नमेंट की निंदा की, यहाँ बैठ के आके फिलिस्तीन जय बोल रहे हो। 700 से अधिक किसानों शर्म नहीं चाहिए आपको? के मुंह से शब्द नहीं निकला। याद है आपके मुंह से क्यों नहीं शब्द निकल रहा है? लखीमपुर खीरी में क्या हुआ? लखीमपुर खीरी में क्या हुआ? हाथरस उन्नाव में क्या हुआ? देखो, याद है? फालतू की बातें क्या भूल गए? ये फालतू की बात नहीं है, ये जनता के सरोकार की बात है। अरे दिल्ली में क्या हुआ? 700 से अधिक किसानों की शहादत किसने ली? उसी दिल्ली के दलित पर जहाँ नरेंद्र मोदी जी बैठते हैं, दिन रात आराम फरमाते हैं। क्यों हार गया? वहाँ 700 हार गए। आप पार्टी को रिजाइन दे देना चाहिए, कांग्रेस को रिजाइन दे देना चाहिए। आपके कन्हैया कुमार हार गए, वहाँ से रिजाइन दे देना चाहिए। क्यों नहीं मानते हो रिजाइन? यहाँ पे चले आ रहे हो कि हार गए, बीजेपी हार गए। अरे 700 सीट दिल्ली की हार गए। देखा जाए तो संवैधानिक रूप से आप हार गए, जन समर्थन है नहीं आपके पास। ठीक है तपोस जी, ठीक है अरशद जी, तपोस जी आपकी बात आ गई, ठीक है। मुझे आगे बढ़ना है, अरशद जी शांत हो जाइए। डॉक्टर सुशील कुमार शर्मा जी, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि दावा किया जा रहा है सरकार खतरे में, आपको लगता है तनिक भी गुंजाइश है इसकी? अरशद जी, मुझे आपकी आवाज बंद करनी पड़ेगी अगर आप बात नहीं सुनेंगे तो। अरशद जी, 10 साल के काम नरेंद्र मोदी जी का। बोलिए डॉक्टर सुशील जी। सरकार को कहीं से कहीं तक कोई खतरा नहीं है। सरकार के नंबर बड़े मजबूत हैं और सरकार के पास देखो ये 273 से कहीं ज्यादा लोगों का कहीं ज्यादा सरकार को कहीं से कहीं कोई खतरा नहीं है। और उससे एक बात और है कि एनडीए को, गठबंधन को सरकार चलाने का 1998 से 1996 से देखा जाए तो अनुभव है। तो ये तो विपक्ष की मूर्खता वाले दावे हैं। और मैंने इस बार देखा है, अगर आपने नोटिस किया हो तो इस बार विपक्ष के तेवर बहुत आक्रामक हैं। मैं अरशद रजादी के माध्यम से इनके आकाओं को या जो इंडिया गठबंधन को एक बात पहुंचाना चाहता हूं कि ये जो नंबर इनके 235 आ गए या जो भी नंबर आए हैं, वो ऐसा नहीं है कि इनकी लोकप्रियता अचानक से बढ़ गई। उसका कारण 8,500 रुपए टकाटक 1 लाख रुपए की जो सैलरी देने का जो झूठ बोला गया सरेआम पर इन राज्यों में अरशद जी आप ऐसे बोलेंगे तो फिर आपके बीच में बोलेंगे कोई? अरशद जी, झूठ फैलाकर जनता को इन्होंने जो भारतीय जनता को बरगलाया, ये कारण रहा। तो ये ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। और दूसरी बात, जहाँ संविधान की बात करते हैं, मैंने आज बड़ा अच्छा एक ऑब्जर्वेशन किया कि राहुल गांधी जी का संविधान अलग है और जो अखिलेश यादव जी का संविधान अलग है। दोनों के पास अलग अलग संविधान की प्रतियां थी। राहुल जी के पास लाल कलर का संविधान था और अखिलेश जी के पास ब्लू कलर का संविधान था। और बाकी इंडी गठबंधन के लोगों को मैं देख नहीं पाया, शायद किसी के पास ग्रीन कलर का होगा, किसी के पास रेड कलर का होगा। तो लगभग सारी बात का यह है कि संविधान का मीनिंग इन सबके लिए अपने आप अलग अलग है। जो इनके रीजनल इंटरेस्ट को सेटिस्फाई करता है वो उनके लिए संविधान है। जबकि आज बड़े दुख की बात है कि आज 25 जून को देश 50वीं मना रहा है, जिस दिन लोकतंत्र की हत्या हुई थी और माननीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने की थी। देश में आपात लागू किया गया था, आम जनता के सारे अधिकार कैंसिल कर दिए गए थे। वो संविधान की हत्या थी। उस बात को इन्होंने एक बार पार्टी ने सॉरी बोला, खासकर कांग्रेस को इसके लिए बहुत बड़ी सॉरी बोलनी चाहिए, क्योंकि भारत देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और इस बात का हमें गर्व है, हमें इस बात का फख्र है। उस देश में आपातकाल लागू करना, इमरजेंसी लगाना वास्तव में हत्या थी। लेकिन हमें इस बात का भी गर्व है भारतीय लोकतंत्र बड़ा एक्सपीरियंस है, बड़ा रेसिलिएंट है, बड़ा डायनेमिक है। इस तरह की घटनाओं को ऊपर आता है, आगे तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ता है। ठीक है, नारा बहुत दिन अब नहीं चलेगा। ठीक है डॉक्टर साहब, ठीक है। संविधान की हत्या हुई कैसे है? क्या गया है जो संविधान की हत्या आप बोल रहे हैं बार बार? संविधान का अवलोकन जो उल्लंघन करने की निरपेक्षता से इतनी जलन क्यों है आप लोगों को? क्या धर्मनिरपेक्ष वक्तव्य क्यों बना के रखा है आपने? आप यूसीसी लागू करिए, धर्मनिरपेक्ष बनिए। आप खुद धर्मनिरपेक्षता नहीं दिखाते हैं, आप अपने धर्म को ऊपर लेके आते हैं
और हर एक जगह जो है मुस्लिम जिहाद वोट की मांग करते हैं। गलती इस बात की है, आप वोट जिहाद की क्यों बातें करते हैं? आप ये कहिए कि हम जो है यूसीसी लाएंगे, एक देश एक विधान एक कानून से चलेगा। नरेंद्र मोदी जी से कहिए कि आप वक्त को खत्म करिए। आप क्यों अपना अलग वक्त बोर्ड बना के बैठे हुए हैं? शर्मा नहीं चाहिए आपको? आप नेता मानते हैं, गलत सलत बातें कर रहे हैं, यहाँ पे कम्युनलाइज कर रहे हैं। ठीक है, हिंदुओं को किस तरीके से धोखा दिया जाए। अरशद जी दूसरों का भी सुन लीजिए, लगातार आप बोल रहे हैं। अरशद जी इस तरह से तो डिबेट नहीं हो पाएगी। अरशद जी माफ कीजिएगा, अरशद जी आप लगातार बीच में बोल रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। टीवी में आ रहे हैं। अरशद जी ऐसे मत बोलिए ना, ऐसा मत करिए ना। आपको बार बार बुलाया जाता है सम्मान के साथ, अगर आप दूसरों को बोलने नहीं देंगे तो ऐसे शो कैसे चल पाएगा? नहीं, बीच में मत बोलिए आप, फिर मुझे आपकी आवाज बंद करनी पड़ेगी। अरशद जी मुझे आपकी आवाज बंद करनी पड़ेगी। आप अपनी बारे में बोलिए, दूसरों को भी सुनिए। अपनी बारे में बोलिए, दूसरों को सुनिए। आप लगातार बोल रहे हैं, डॉक्टर सुशील के बीच में बोले आप। नहीं, हमारे बीच में बोलेंगे तो बोलूंगा मैं। अभी आप सुन लीजिए, फिर मैं आपको मौका दूंगा बोलने का। आप सुन लीजिए पहले, न्याय की उम्मीद है। अभी पहले सुन लीजिए, फिर आपको जवाब देने का मौका भी दूंगा, ठीक है? सुमित मल्होत्रा जी, जिस तरह से अभी आपने पीछे बताया जो है, वो सारी बातें तो खैर नहीं लग रहा है कि गुंजाइश उनकी नहीं लग रही है, लेकिन मुझे सीधे से बताइए टीएमसी की रणनीति आखिरकार क्या है सरकार को लेकर संसद में? देखिए, हमारी रणनीति हम ऐसे अभी ओपन कैसे कर दें? कल देखिए, मैं ओपन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अभी सरकार को लेकर बात कर रहा हूं। देखिए, हमारी सरकार की नीति ये है, विपक्ष के सभी लोग एक साथ होकर के, एकजुट होकर के कल वोटिंग होगी और हमारी वार्ता चल रही है। इंडिया गठबंधन के सभी लोगों की वार्ता, एनडीए अलायंस के सभी लोगों से वार्ता चल रही है कल वोटिंग कराने के लिए अपने पर। देखिए, एनडीए के जो भी लोग घटक दल है वो कहें कुछ भी कहें, पर हम लोग मना लेंगे उन्हें कि हाँ भैया, स्पीकर विपक्ष का हो तो ही अच्छा है, देश चल पाएगा। मतलब आज जिस तरीके से एक तानाशाह के रूप में चल रही है इसकी सरकार 10 सालों से, आप देखिए। सुमित मल्होत्रा जी, आप समझ नहीं पा रहे, अगर स्पीकर विपक्ष का बन गया तो सरकार गिर जाएगी। इसका मतलब साबित होगा कि सरकार के पास बहुमत नहीं है। बिल्कुल। मुझे आप बताइए ना, आप आज कहाँ हैं सरकार के पास? क्या 240 का आपके पास आंकड़ा, क्या आपका अच्छा लग रहा है? क्या आपको लगता है क्या सही 272 के आसपास का आपको आंकड़ा चाहिए? आप दूसरे की तो बाकी के ऊपर चल रहे और आप कह रहे हैं हमारे पास आंकड़ा है। आपकी तो आवाज नहीं निकल रही है, पर आप कह रहे हैं हमारे पास तो भैया आंकड़ा पूरा है। ठीक है, मैं जवाब देता हूँ। ठीक है, समय कम बचा है। ठीक है, तपोस पाल जी, इसका टू द पॉइंट जवाब दीजिए, 1 मिनट बचा है बस। किस तरह से बता रहे हैं कि सरकार कल गिर जाएगी? अरे कहाँ से सरकार गिर जाएगी भाई? हमारी सरकार, सारे लोगों ने शपथ ग्रहण ले लिया है, आज संसद चल रहा है, ये जबरदस्ती उतर आए हैं स्पीकर बनाने के लिए। हमारी सरकार बहुत स्टेबल है और 5 साल कंप्लीट करेगी, 29 पे हम फिर आएंगे और हमें ये विश्वास है, क्योंकि पिछले 10 साल का हमारा ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए, हमने जिस तरीके से डिलीवर किया है। ठीक है, अरशद जी आखिरी कमेंट बोलिए। मैं केवल ये कह रहा हूँ कि इस बार नरेंद्र मोदी जी के चेहरे की सारी खुशियां छिन गई। वो जानते हैं ये बैसाखियों की सरकार है और देश की जनता ने खंडित जनादेश दिया है और वास्तव में लोकतांत्रिक परंपराओं को और संविधान को रखने के लिए। ठीक है, तो कल संसद में स्पीकर पद का चुनाव होगा और तय हो जाएगा आखिरकार सरकार के पास बहुमत कितना है। सभी मनों का बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। तो राजधर में आज इतना ही, वक्त छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।